दोस्तों, अगर आप 38.5 करोड़ साल पीछे जाकर धरती को देखोगे तो धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई पड़ती है। उस समय जमीन पर ना तो कोई पेड़ था, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान था। यानी जमीन पूरी तरह से खाली थी। जमीन पर सिर्फ कुछ पौधे, काई और आर्थ्रोपॉड ही देखने को मिलते थे। लेकिन अगर आप उस समय के समुद्रों को देखते तो समुद्र में जीवन पूरी तरह से फल फूल रहा था। समुद्र का पानी बोनीफिश, स्क्विड्स और समुद्री स्कॉर्पियन से भरा हुआ था। इन्हीं सारे जीवों में से मछलियों का एक ग्रुप ऐसा था जिसने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा, और मछलियों के इस ग्रुप की वजह से धरती पर आज आपको जानवरों की इतनी सारी प्रजातियां दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, मछलियों के इस ग्रुप का पानी से बाहर निकलना तभी संभव हो पाया था जब इन मछलियों ने हवा में सांस लेना शुरू किया। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे इन मछलियों ने पानी से बाहर निकलकर हवा में सांस लेना शुरू किया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास इन सबसे पहले जमीन पर चलने वाले जानवरों के क्या क्या सबूत है। दोस्तों, उस समय की जिन मछलियों ने पानी को छोड़कर हवा में सांस लेना शुरू किया था, उन मछलियों के इस लंबे सफर को अध्ययन करना और इसे समझना हमारे लिए कठिन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑर्गन सांस लेने के लिए यूज होते हैं, यानी या तो गिल्स या लंग्स, इन दोनों में से एक का भी हमारे पास अच्छी तरह से सुरक्षित फॉसिल नहीं है। दूसरी चीज, इस सफर को समझना इसलिए भी कठिन है क्योंकि अभी तक भी हमारे पास अध्ययन करने के लिए उस समय के ज्यादा फॉसिल्स नहीं है। हमारे पास उस समय के थोड़े से फॉसिल्स हैं। उन्हें देखकर शोधकर्ताओं का मानना है कि मछलियों के जमीन पर आने का सफर 400 मिलियन ईयर्स पहले डिवोनियन पीरियड के दौरान शुरू हुआ था। लंबे समय तक जिन कुछ फॉसिल्स को शोधकर्ताओं ने स्टडी किया, उनमें से एक फॉसिल मछली का था। इसका नाम यूस्थेनोप्टेरॉन दिया गया है और ये 1880 के दशक में क्यूबेक से पाई गई थी। ये मछली 380 मिलियन सालों पहले ऐसे पानी में रहा करती थी जहां नदी का पानी दरिया में आकर मिलता था। ये देखने में सिलिकैंथ फिश की तरह थी। इसके फिन लंबे और नाजुक नहीं होते थे, बल्कि इसके अंदर काफी जॉइंट होते थे, यानी ये छोटे और मजबूत हुआ करते थे। आज के समय में ऐसे फिन गोल्ड फिश के होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है यूस्थेनोप्टेरॉन के स्ट्रॉन्ग लिम्स इन्हें सैलो वाटर में शिकार करने में मदद करते होंगे। लेकिन ये फिन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिनकी वजह से जमीन पर घिसटकर चल सकती थी। इसका मतलब ये सिर्फ एक मछली थी जो पानी के अंदर रहा करती थी। अभी शायद इसने हवा में सांस लेना शुरू नहीं किया था। दोस्तों, इस मछली के अलावा दूसरी बड़ी खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों ने 1930 के दशक के लगभग इथियोस्टेगा को डिस्कवर किया था। यह जीव 1 मीटर लंबा था और इसे ग्रीनलैंड के पत्थरों से खोजा गया था। वैज्ञानिकों ने इसकी डेटिंग करके पता लगाया ये जीव 364 मिलियन सालों पहले धरती पर रहा करता था। इथियोस्टेगा का शरीर देखने में सैलेमेंडर के जैसा था, जिसमें पूरी तरह से डेवलप पेल्विस, मजबूत लिम्स और फिंगर भी मौजूद थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये अपने शरीर को अपनी अगली टांगों से खींचता था। ये ठीक उसी तरह चलता था जैसे आज के समय में एक मड स्कीपर चलता है। इन सब के अलावा इसके पास तैरने के लिए एक पतली पूंछ भी थी, और इस पूंछ के पतला होने का मतलब था ये अपना टाइम पानी में भी बिताता होगा। दोस्तों, ये जो 2 फॉसिल्स हमने देखे हैं, ये पानी से जमीन पर आने की कहानी को पूरी तरह से बयान नहीं करते। इस स्टोरी को पूरा करता है टिकटैलिक का फॉसिल। ये जानवर 375 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर रहा करता था। इसका फॉसिल सन 2006 में कनाडा के आइलैंड एसलमेर से मिला था। टिकटैलिक की बॉडी किसी फिश की तरह थी, लेकिन इसका सिर सैलेमेंडर के सिर के जैसा था। इसके फिन्स मजबूत थे जो पानी के बाहर भी इसके वजन को संभाल सकते थे। इसकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी बड़ी हिप्स थी। इस हिप्स की वजह से इसके पिछले पैरों को अच्छे से सहारा मिला करता था। इस चीज को देखकर शोधकर्ताओं का मानना है इसकी हिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसे 4 पैरों वाला जानवर बनाने में। दोस्तों, भले ही टिकटैलिक की हिप्स और पैर यूस्थेनोप्टेरॉन फिश से बड़े थे, लेकिन अभी भी ये जमीन पर चलने का तनाव सहन करने के काबिल नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ टिकटैलिक पानी में रहने वाला एक ऐसा जानवर था जिसके गुण ना तो यूस्थेनोप्टेरॉन फिश के जैसे थे
और ना ही 4 पैरों पर चलने वाले जीव इथियोस्टेगा के जैसे थे। ये इन दोनों के बीच एक अहम कड़ी था जो जमीन पर आने के सफर को शुरू करने वाला था। इन तीनों फॉसिल्स में इतने अंतर होने के बाद भी इन तीनों को टेट्रापोडोमॉर्फ की श्रेणी में रखा जाता है। टेट्रापोडोमॉर्फ वो ग्रुप है जिसमें शुरुआती 4 पैरों पर चलने वाली जीव और ऐसी मछलियों को रखा जाता है जिनके फिन्स में हड्डी होती है, यानी जो 4 पैरों पर चलने वाले जीवों के क्लोज होते हैं। दोस्तों, ये तो हमने उन जानवरों के फॉसिल्स को देखा है जिनके बारे में माना जाता है ये पानी से निकलकर जमीन पर आए होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जमीन पर रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हवा में सांस लेने का तरीका। तो जिन एनिमल्स ने लाखों वर्षों तक पानी में सांस लिया, वो हवा में सांस लेने के लिए कैसे अडेप्ट हो गए, आइए इसी चीज को जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे पास 3 फॉसिल्स है और इन फॉसिल्स से पता चलता है इन तीनों के पास सांस लेने के लिए गिल्स थे। वैसे तो हमारे पास इनके गिल्स के कोई फॉसिल्स नहीं है, लेकिन इनके जबड़ों में मौजूद हड्डियों के आर्चेस से पता लगता है ये हड्डियां गिल्स को सपोर्ट करती थी और ये गिल आर्चेस इनमें से हर एक के फॉसिल में है। अब भले ही इनके पास गिल्स हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हवा में सांस नहीं ले सकते थे। क्योंकि ये हवा में सांस लेते थे या नहीं, इसका सबसे अच्छा सबूत गिल से नहीं आता, बल्कि इनकी खोपड़ी के ऊपर एक छोटा सा छेद है। इस छेद की शेप और लोकेशन से पता चलता है कि ये हवा में सांस लेते थे। ऐसा छेद आज भी बहुत सारी मछलियों के सिर में होता है। इसे स्पाइराकुलर ट्रैक कहा जाता है। ये एक ट्यूब की तरह होता है और इसका काम पानी को गिल्स की ओर लाना होता है। ये छेद मछलियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि जब मछलियों का मुंह किसी चीज को खाने में बिजी रहता है तो ये इसकी मदद से सांस लेती है। अब दोस्तों, खोपड़ी का ये छोटा सा छेद हमें इस बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है कि टेट्रापोडोमॉर्फ ने हवा में सांस लेना कब शुरू किया था। हमें बस इस छेद को कंपेयर करना है आज के समय की मछलियों में ये छेद कहाँ है और हमारे पास जो फॉसिल्स है उनमें ये छेद कहाँ है। देखिए, आज के समय की जो मछलियां हैं उनमें ये छेद फेस की साइड में होता है। ये खोपड़ी के फ्रंट पार्ट में गिल्स के ऊपर रहता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी मछलियां हैं जो हवा में सांस लेती है और उनमें से एक मछली है बीशियर। ये मछलियां अफ्रीका में पाई जाती है। इन मछलियों में ये होल बड़ा और ये इनकी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में होता है। इस होल की पोजीशन पीछे की तरफ होती है, ठीक वैसे जैसे ब्लू व्हेल की खोपड़ी के ऊपर का छेद होता है। इसके अलावा इस होल की ओपनिंग आगे या पीछे होने से नहीं होती, बल्कि एक पर्टिकुलर एंगल से होती है। इस होल का इस एंगल पर ओपन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है, क्योंकि जब ये छेद इस एंगल से ओपन होता है तो बीशियर के लंग्स में हवा जाने के लिए एक सीधा रास्ता बनता है। अगर हम इन सब की तुलना टेट्रापोडोमॉर्फ की खोपड़ियों के छेद से करें तो यूस्थनोप्ट्रॉन में ये छेद खोपड़ी के फ्रंट पार्ट में होता है, यानी वैसे जैसे आज के समय में जो मछलियां गिल्स की मदद से पानी में सांस लेती है उनमें होता है। लेकिन ये होल इसकी खोपड़ी के साइड में नहीं, बल्कि खोपड़ी के टॉप पर होता है। कुछ हद तक ये बीशियर फिश के होल के जैसा प्रतीत होता है, जिसे बीशियर पानी की सतह से हवा को खींचने के लिए यूज करती है। दोस्तों, इस चीज को देखकर शोधकर्ताओं का सोचना है कि हो सकता है यूस्थनोप्ट्रॉन भी इस होल का इस्तेमाल पानी की सरफेस से हवा को खींचने के लिए करती होगी। और क्योंकि ये होल इसकी खोपड़ी के फ्रंट पार्ट में होता है, इसलिए संभावना है ये अपने गिल से हवा और पानी को संभाल लेती होगी। अगर बात करें टिकटैलिक और इथियोस्टेगा की, तो ये होल इन दोनों की खोपड़ी में भी पाया जाता है और इनमें इस होल का आकार बड़ा होता है। टिकटैलिक की खोपड़ी में ये छेद पीछे की तरफ होता था और उस एंगल पर स्थित है जिस एंगल पे बीशियर की खोपड़ी में होता है। अब हमारे पास इनके लंग्स के पक्के फॉसिल सबूत तो नहीं है, लेकिन इस छेद का इस एंगल पर होने का मतलब है इस प्राचीन जानवर में हवा में सांस लेने के लिए नली होती होगी जो इसके लंग्स तक जाती होगी। अब जाहिर सी बात है, टिकटैलिक और इथियोस्टेगा में ऐसे लंग्स तो नहीं थे जैसे हमारे पास होते हैं, लेकिन आज के समय में जो फिशेज हवा में सांस लेती है जैसे उनके लंग्स होते हैं,
इन दोनों जानवरों में भी शायद वैसे ही लंग्स होते होंगे। अगर बात की जाए इन लंग्स के एवोल्यूशन की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है इनके ये लंग्स उस अंग से उत्पन्न हुए होंगे जो कि आज के समय की अनेक मछलियों में होता है। इस अंग को स्विम ब्लैडर कहा जाता है। स्विम ब्लैडर में अक्सर हवा भरी रहती है। इस हवा को मछलियां अपने अंदर रखती है, जिसकी वजह से उन्हें तैरने में मदद मिलती है। जैसे कि आपको पता है, टिकटैलिक और इथियोस्टेगा के पूर्वज भी मछलियों से आए थे, इसलिए उन मछलियों के पास भी स्विम ब्लैडर होता होगा और आगे जाकर ये स्विम ब्लैडर सांस लेने वाले फेफड़ों में बदल गया होगा। ऐसा माना जाता है कुछ लोब फिन फिश में ये स्विम ब्लैडर बड़ा हो गया था और ऐसा होने की वजह से इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स हो गई थी। इस ब्लैडर की वजह से वो अपनी खून की नलियों में ऑक्सीजन पहुंचाने लग गई थी। समय के साथ इस अंग ने अलग कार्य करना शुरू कर दिया और जो हवा ब्लैडर में मौजूद थी उसे वो मछलियां सांस लेने में इस्तेमाल करने लग गई थी। सुनने में ये बात बहुत बकवास लग रही होगी, राइट? लेकिन आपको ये बात तब समझ आएगी जब आप आज के समय की उन मछलियों को देखोगे जो हवा में सांस लेती है, जैसे कि लंग फिश और बिचर फिश। इन दोनों का स्विम ब्लैडर दो भागों में बटा हुआ होता है, जो पूरी तरह से ब्लड वेसल से घिरा रहता है और ये देखने में बिल्कुल हमारे लंग्स की तरह दिखाई देता है। ये दोनों मछलियां इस ब्लैडर का यूज हवा में सांस लेने के लिए करती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इस ब्लैडर ने लंग्स का रूप लिया होगा। दोस्तों, आपने बहुत सारी बातों को जान लिया है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है। जरा सोचिए, कोई भी मछली, चाहे वो आज के समय की हो या प्राचीन समय की हो, अगर उसके इर्द गिर्द इतना पानी है तो वो हवा में सांस लेने क्यों आएगी? दरअसल डिवोनियन पीरियड के दौरान जमीन पर चीजें बहुत मुश्किल हो रही थी और इन सभी मुश्किलों के कारण समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिर रहा था। वैसे तो उस समय जमीन पर नए पौधे उग रहे थे, लेकिन ये सभी नए पौधे पैदा होने के साथ जमीन पर मर रहे थे और समुद्र में जाकर मिल रहे थे। इन सभी कार्बनिक पदार्थों ने समुद्र में शैवाल की विशाल संख्या को बढ़ा दिया था। इसके बाद बैक्टीरिया उत्पन्न हुए और उन्होंने समुद्र से सारी ऑक्सीजन को सोख लिया। डिवोनियन के अंत तक आते आते, यानी जब मछलियों ने लैंड पर आना शुरू कर दिया था, तब हवा में ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक ये 13% तक कम हुई थी। जरा कंपेयर करिए आज के समय से। आज के समय में ऑक्सीजन 21% है। जनरली जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए लो ऑक्सीजन अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन जो जीव पानी में रहते हैं उनके लिए कम ऑक्सीजन का होना बद से बदतर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा के मुकाबले पानी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमेशा लो रहता है। तो जब 38.5 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हुआ था, तो पानी में रहने वाले जीवों के लिए जमीन पर आने के लिए बेनिफिट होने लग गया। जब वो ऊपरी हवा से सांस को इकट्ठा करने लग गए थे, तो उन्हें पानी में सांस लेने में दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों, हवा से सांस खींचने के कारण टिकटैलिक, इथियोस्टेगा और शायद यहाँ तक कि यूस्थ्रोप्टोन को भी अपने शिकार को पकड़ने में फुर्ती मिली होगी। इसलिए जो हवा में सांस लेने वाले पहले जीव थे, टेट्रापोड्स के रूप में इनका राइज हुआ था और इस तरह से ये बन गए जमीन पर रहने वाले वो पहले जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती थी। समय के साथ इन्होंने अपने गिल्स को खो दिया और डिवोनियन पीरियड के खत्म होने के बाद शुरुआत हुई कार्बोनिफेरस पीरियड की। इस दौरान इन्होंने अपने सिर के उस छेद को भी खो दिया जिसे ये सांस लेने के लिए यूज करते थे, और अब सांस लेने के लिए इनकी खोपड़ी में अलग ही तरह के छेद बन गए जिन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, यानी के नाक। अंत में एक चीज और जान लीजिए, जो शुरुआती लो फिन फिश थी जिन्हें हमारा पूर्वज कहा जाता है, वो मात्र एक प्रजाति नहीं रही होगी जिसमें हवा में सांस लेने की एबिलिटी डेवलप हुई होगी, बल्कि जैसे आज के समय में लंग फिश, मड स्कीपर, बोफिन और बी शेयर अलग अलग वन से संबंध रखती है, इसी तरह टिकटैलिक भी अलग वन से संबंध रखता होगा। यानी उस समय अलग अलग प्रजातियों की फिश में ब्रीथ करने की एबिलिटी डेवलप हुई होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।